हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फ्रिक्शन के अंदर ये देखेंगे कि जैसे अब तक के मैं बता दूं कि फ्रिक्शन में हमने अभी तक क्या देख रखा है कि अभी तक के दो लेक्चर ले रखा है, तीसरा लेक्चर है। तो उसके अंदर हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता था, और बहुत सारे क्वेश्चंस पुली और ब्लॉक वाले थे। फिर उसके बाद आपको इंक्लाइंड से इंट्रोड्यूस किया था इसके ठीक प्रीवियस वाले वीडियो में। आज हम लोग उसका कुछ और थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि इंक्लाइन प्लेन होता क्या था, उस पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता था, अप द इंक्लाइन प्लेन और डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो सब बातें हमने डिटेल में किया था। तो उसके लिए मैं फटाफट आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन लगता कैसे था, और उसका एक यहाँ पर क्वेश्चन है, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन होता था थीटा, और कोई ब्लॉक मास एम रहता था। तो अगर सपोज इसकी टेंडेंसी है, और ऑब्वियसली यहाँ पर रखेंगे तो डाउनवर्ड की तरफ ही जाएगा, और कौन उसको पुल करेगा, इसका ग्रेविटी एम जी साइन थीटा, इस तरह का, ये डाउन द प्लेन। और नॉर्मल फोर्स ऐसे लगता था, मतलब बेसिकली एम जी ऐसे लगता था, और इसका ये वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, और यहाँ से एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में अगर टेंडेंसी इसका डाउनवर्ड है तो ये इसका बेसिक ज्ञान था। अब इस क्वेश्चन एक इस मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम इसको यूज़ करते हैं दूसरे क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो कह रहा है कि बार ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m shown in a figure. The friction of coefficient between the two surface is mu. Ground is smooth. Find the minimum and maximum horizontal force F required to be applied on the block so that bar will not slip on the inclined surface of the block. तो आपको याद होगा इसके पीछे वाले लेक्चर में एक एस सी वर्मा सर के बुक के क्वेश्चन से हमने देखा था कि वहाँ पर एक पुली था और वो कुछ मूव कर रहा था, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा टाइप का हमने चीज़ देखा था। तो उस डायनेमिक्स को हमने समझा था। अब आइए इस डायनेमिक्स को समझते हैं। इंक्लाइन प्लेन के अंदर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर क्या था कि फ्लैट सरफेस थे। देखिए कि एक तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि एम अगर ऐसे भी छोड़े तो इसका टेंडेंसी किधर होगा, डाउनवर्ड जाने के लिए, ऐसा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में एफ लगेगा। तो ये जो बात बोलता है ना कभी भी क्वेश्चन में इस तरह के कि मिनिमम एंड मैक्सिमम अगर लगता है तो उसके फ्रिक्शन के एक्टिंग के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने उस क्वेश्चन में भी देखा था कि वहाँ पर फ्रिक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड लग रहा था, इसलिए उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जा रहा था। तो अब सोचिए कि अगर कोई इस पर फोर्स ही ना लगे तब इसका टेंडेंसी किधर होगा, नीचे जाने का। ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये चीज़ ज़्यादा जाएगा और फिर इधर एम ऊपर की तरफ जाएगा। ये ज़्यादा कम जो मैं बता रहा हूँ वो कहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए कि अगर मान लीजिए इन दोनों को अगर सिंगल सिस्टम ले लें और वो स्लाइड ना करने दे, हमें शर्त यही रखा है कि स्लाइड ना होने दे, तो F इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इनका टोटल मास m प्लस स्मॉल m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन जो इसका होगा F अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो इससे ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या मान लेते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन है और अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसके लिए इस स्मॉल ब्लॉक m के लिए जो इंक्लाइन प्लेन है वो कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड होगा। तो उस पर कहीं ना कहीं फोर्स कैसे लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स m, इस डायरेक्शन में आपने देखा था। और उसका ग्रेविटी मतलब एम ए ही, मतलब एम जी ग्रेविटी का एम जी साइन थीटा वाला जो फोर्स है इसको तो स्लाइड करा के लेकर जाएगा इधर, और फ्रिक्शन फोर्स कुछ रोकेगा, एम ए वाला भी इसको हेल्प करेगा, यही होगा ना। तो इस तरह से हम आगे अभी सोचेंगे कि एम ए इस पर फोर्स लग रहा होगा जो उसको रोक रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने यहाँ से इसको देखा। ये विजुअल है रेड लाइन, अगर विजुअल नहीं है, अच्छा ठीक है अभी तो विजुअल है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, is now visible more. Okay, so A इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम, इस तरह से ऐसा लगेगा। तो एक हमने इसका यहाँ से ज्ञान लिया। अच्छा, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरा देखा जाए कि हो कैसे रहा होगा बनाकर ब्लॉक का। तो इसमें आप देखिए कि एम जी डाउनवर्ड लग रहा था ऐसे, और ये एक फोर्स स्यूडो फोर्स एम ए इस तरह से, और नॉर्मल फोर्स ऐसे, यही तीन फोर्स लग रहे होंगे ना। और इसको हम बैलेंस करके अगर देखें तो क्या क्या हमें मिलेगा, तो आइए इसको अगले पेज पे थोड़ा ब्रॉडली देख लें।
एम जी नॉर्मल फोर्स और ये थीटा है, तो एम जी साइन थीटा ऐसा होगा। और ऊपर की तरफ इसके सरफेस पे दिखाना होता है ना फ्रिक्शन, ऐसे लग रहा होगा एफ, अगर स्लाइड अगर डाउनवर्ड हो रहा होगा तो। और एम ए का जो एक कंपोनेंट होगा, और अच्छा इसी में क्या होगा कि एम जी को अगर ब्रेक करेंगे तो एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और ये मैं थोड़ा अलग से दिखा दे रहा हूँ कि ये चीज़ एम ए ऐसे लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि अगर पूरा ये सिस्टम किधर जा रहा था, ये एक्सेलरेशन से जा रहा था ना, तो इस पर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। अगर इस एम ए को अगर ब्रेक करें, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो इसके नॉर्मल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा आ जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स के ही साथ साथ में एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह का कुछ होगा क्या आफ्टर द फ्री बॉडी डायग्राम? एम जी था, नॉर्मल फोर्स था और एम ए था, यही तीन फोर्स था। एम जी को ब्रेक किया तो एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम ए को ब्रेक किया तो एम ए कॉस थीटा और एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा, और एक फ्रिक्शन था इस तरह से। तो फ्रिक्शन को तो बच्चों इस तरह का होगा, और इसमें अगर मूवमेंट नहीं होगा तो एम जी साइन थीटा और ये दोनों एफ फ्रिक्शन और एम ए कॉस थीटा दोनों एक दूसरे को, एम जी साइन थीटा को इसको काउंटर कर रहे होंगे कि मूव नहीं करे, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसमें अगर हम ऐसा बोल दें कि या ऐसे आपको बोल दें कि अच्छा कब मूव नहीं करेगा, एक चीज़ और है कि इसमें एम जी साइन थीटा तो नीचे लग रहा होगा और एम ए कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शन को अगर छोड़ दे अभी इन दोनों का, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो नेट फोर्स तो यही लग रहा होगा। तो अगर नहीं मूव करने देना है तो इसका जो नेट फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा का, वो नेट फोर्स वो फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि ये एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही इसको डाउनवर्ड लेकर जाना चाहेगा, और डाउनवर्ड या अपवर्ड लेकर जाना चाहेगा। एम जी साइन थीटा तो हमेशा इधर ही लगेगा, और एक्सेलरेशन है तो ऐसा लगेगा। अब अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए तो इसको मस्ट विद फ्रिक्शन से इनका डिफरेंस कम रखना पड़ेगा। तो अभी देखिए कि अगर एम जी साइन थीटा, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करें तो म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स यहाँ से क्या होगा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा तो था ही साथ ही एम ए कॉस थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, इस तरह का कुछ होगा। तो अब यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स को भी अगर वहाँ पर रख दिया जाए और इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू दैट थिंग म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। इस तरह का होगा क्या बच्चों? देखिए कि एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा म्यू टाइम्स ऑफ एम ए कॉस थीटा ऐसा होगा। तो एम से एम को इसको गायब कर दीजिए ऐसा, तो उसमें ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो जी साइन थीटा, चलो एक लाइन लिख देता हूँ, जी साइन थीटा, और यहाँ से म्यू जी कॉस थीटा अगर इस साइड में आया तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा ये वाला, और उसके बाद म्यू ए साइन थीटा उस साइड में है, म्यू ए साइन थीटा, और यहाँ से ए कॉस थीटा प्लस हो जाएगा जाकर, इस तरह का होगा क्या? तो वहाँ से अगर ए का वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये पूरे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो आप थोड़ा अलजेब्रा वहाँ पर करिए, अपना साइड बाय साइड आप भी लिखते चल जा सकते हैं। तो ए का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इसको रिवर्स कर लें, ए का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको अगर रिवर्स कर दे तो इस साइड में आएगा तो कितना जाएगा, जी कॉमन लेंगे, इस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन यहाँ से जी साइन थीटा अपॉन, ठीक है, और ये चीज़ आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये तो खैर कॉमन लिए तो कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा, इस तरह का कुछ ऐसा बनेगा।
तो एक्सेलरेशन को इससे इसके ज़्यादा रहना चाहिए, तब ऐसा काम होगा। ठीक है बच्चों। तो अच्छा, अभी तो हमसे पूछा था कि मिनिमम फोर्स उस पर कितना अप्लाई करें कि वो एबल टू मूव करने लगे। तो उसको मूव कराने के लिए तो उस पर करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अभी यहाँ पर देखे थे F इक्वल टू कितना था, m प्लस एम इंटू ए। तो F का वैल्यू कितना जाएगा, अगर जो A का वैल्यू वहाँ से लेकर आए हैं, A प्लस एम, इस तरह का, सॉरी इस तरह का A का वैल्यू ऐसा। तो यहाँ पर एक काम और कर सकते थे कि अगर साइन थीटा कॉमन ले लें तो, और तो कैलकुलेशन कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि जो ठीक है कैलकुलेशन में तो कुछ और कोई ठीक ठाक ही है। तो बस इसको ये दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें आपका जो फोर्स लिखने की जो बारी है, तो F इक्वल टू, या तो थोड़ा सा इसको और सजा लो कि G है और मतलब कि साइन थीटा और म्यू है साइन थीटा। अच्छा, एक कब कहेंगे कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ ये नहीं रहना चाहिए था। तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, ठीक है रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। इस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पर आप इसको म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ से अगर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन माइनस या सॉरी कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन दूसरा कि वन प्लस म्यू इंटू टैन थीटा इतना। तो ठीक है ऐसा कुछ होगा। तो फोर्स लिखने के लिए F इक्वल टू आप कितना था, m प्लस एम इंटू जी, और इस पूरे परिवार को इधर लिख लीजिए। तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरह का कुछ बातें होगा। तो ये आपका फोर्स होगा। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें मैक्सिमम है मिनिमम है, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन से आपको उसमें पता करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही एम ए कॉस थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इतना ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन तो उसके साथ ही है, एम जी साइन थीटा से ओवर कॉम कर जाए तो फिर वो किधर की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो फ्रिक्शन आपका नीचे की तरफ लगेगा। या एम ए कॉस थीटा इतना ज़्यादा हो जाए कि फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा को ओवरकम कर जाए, तो उस केस में ऐसा होगा। तो साइन बस उसका बदल कर आ जाएगा, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था ना कि अगर इस तरह का अगर होता है कुछ कि अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड होता था, तो आपको याद होगा वन माइनस म्यू अपॉन वन प्लस म्यू था, या वन प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू। और जो सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ एस सी वर्मा सर के क्वेश्चन जो थे उसके लिए। तो ये था बच्चों इसका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि फोर्स एक दूसरे को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दूसरा। अच्छा, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ये वर्किंग। ठीक है, पॉज करके अपना लिख लिया करिए, या उसके पीछे का ये तो इंट्रोडक्शन ही दिए थे इस क्वेश्चन का। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू द कॉज द ब्लॉक ऑफ वेट W1 200 न्यूटन जस्ट स्लाइड अंडर द ब्लॉक वेट W1 इक्वल टू 100 न्यूटन सोन इन फिगर। फिगर यहाँ से गायब है, फिगर मैं आपको बना देता हूँ। ये ऐसा है कुछ कि एक 200 न्यूटन का एक है, एक W1, और W1 के ऊपर है एक 100 न्यूटन का, इस तरह का है। इट्स जस्ट स्लाइड ओवर द अंडर द ब्लॉक वेट। और उसमें फिर क्या कर रखा है कि फिगर में यहाँ पर कुछ ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसा कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कैलकुलेट द फोर्स P रिक्वायर्ड टू कॉज द ब्लॉक है। P यहाँ लग रहा है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन है, और उधर से वो कनेक्टेड है। तो हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स in the string AB and coefficient of friction mu is equal to 0.2 all the surface in contact। मतलब यहाँ भी mu का वैल्यू है 0.25,
0.25 और यहाँ से म्यू का भी वैल्यू यहाँ पे है 0.25। तो हमें इसको बताना है कि बताइए कितना पी होगा कि इसमें से पी का वैल्यू क्या होगा कि जस्ट स्लाइड होगा, मतलब एक्सेलरेट नहीं करेगा, जस्ट स्लाइड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें पहले 100 न्यूटन वाले वेट का, 100 न्यूटन 200 न्यूटन इसका वेट है बच्चों। इसमें W1 नीचे वाले को बताया जा रहा है और W2 ऊपर वाले को, इस तरह का। ठीक है, तो 100 न्यूटन ऐसा है, 200 न्यूटन ऐसा है। तो अब 100 न्यूटन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें, और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है कि एंगल जो है 45 डिग्री है। अब कंप्लीट क्वेश्चन है। तो अगर 100 न्यूटन का अगर इस वाले का, इसका नाम क्या है W2, तो इसका वेट 100 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। टेंशन कुछ ऐसे लग रहा होगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, इसको से कह दीजिए N1, W2 है तो N2 कह देते हैं इसको। और इसका टेंशन T लग रहा होगा, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T sin 45। तो इधर इसको कर लेते हैं T/√2 इस तरह का। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T/√2 इस तरह का। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। और एक चीज़ आप बोल रहे होंगे कि जिसके चलते एक चैप्टर जाना जा रहा है, इस फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, इसको कह लीजिए F2 इस तरह का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि F2 इक्वल टू इस T/√2, एक तो ये होगा F2 इस वाले फिगर से। अच्छा, और साथ ही साथ कि हमें N2 का जो वैल्यू होगा यहाँ से इस T/√, मतलब N2 प्लस N2 प्लस, क्योंकि उन दोनों का डायरेक्शन देखिए, उन दोनों का डायरेक्शन N2 और T/√2 ऊपर है। तो इस बार N2 उतना तो लगेगा नहीं जितना 100 न्यूटन में उसका गिवन है। N2 प्लस T/√2 इक्वल टू योर 100 न्यूटन, ऐसा। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस T/√2 ऐसा। तो अब हमें कैलकुलेट अगर करना, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो म्यू का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.25 इंटू N2, F2 के जगह पे इसको, और मस्ट फिर इक्वल टू आगे इसी को प्रोसीड कर दिया T/√2। तो जब आप यहाँ से करेंगे, अच्छा म्यू को म्यू ही रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो म्यू इंटू 100 माइनस T/√2 इक्वल टू T/√2 इस तरह का, ऐसा। तो इसको जब लिखेंगे, हमें T को अगर आगे फर्दर और सॉल्व करेंगे अब, तो 100 इंटू म्यू ऐसा होगा, यहाँ पर लिख लिया जाए, और म्यू इंटू T/√2 और उधर चला जाएगा पूरा। अगर देखेंगे तो T/√2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से म्यू प्लस 1 हो जाएगा, क्या म्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिर इसका म्यू का वैल्यू, हाँ, तो हमें T का वैल्यू चाहिए था, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100√2 अपॉन दिस थिंग म्यू इंटू म्यू प्लस 1, इस तरह का ये टेंशन का ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा। अब म्यू का वैल्यू 0.25 पुट कर दीजिए, तो इसका वैल्यू, म्यू का वैल्यू 0.25 और यहाँ पर 1.25, तो कितना हो गया। अच्छा, अगले वाले में स्लाइड में कर देता हूँ कि T इक्वल टू 100√2 म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, और म्यू का वैल्यू कितना गिवन था, 0.25। तो ये कितना हो जाएगा, 100√2 इंटू 0.25 इंटू अपॉन 1.25, तो ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 20। तो आपका टेंशन कितना निकल कर आ गया, 20√2। इस तरह का टेंशन जो हमें चाहिए था, तो एक पार्ट तो हमें आ गया निकल कर। इसमें पूछा था ना कि व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी मतलब इसी को बोल रहा है, म्यू का वैल्यू है। लेकिन अभी भी मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था, कैलकुलेट द फोर्स पी रिक्वायर्ड टू द कॉज द ब्लॉक वेट इज जस्ट स्लाइड। अगर ये जस्ट स्लाइड करेगा तो क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में मूवमेंट होगा। तो इन दोनों के बीच में अभी इस तरह के क्वेश्चन में आएंगे बच्चों, जो एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा रहता है, एक पे फोर्स लगाया जाता है। ये आपका प्री कंडीशन सब आपको दिखाया जा रहा है।
तो उसमें क्या होगा, अगर इस वाले ब्लॉक के लिए देखें, अगर आप वहाँ से भी अगर आप नोटिस करें तो अगर P इधर होगा तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इसका अपोज करने वाला किधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर से F1 यही होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि जब आप दूसरे वाले ब्लॉक को जो 200 या तो W2 कर लो, W2 है या W1 है, तो इसका 200 न्यूटन का तो लग रहा है नॉर्मल फोर्स ऐसे, लेकिन ऊपर से भी कुछ आ रहा होगा। ऊपर से ये वाला जो फोर्स है, ये जो यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, 100 न्यूटन और N2 और अपॉन T√2, तो जो इसका नेट फोर्स जो नॉर्मल फोर्स होगा वो W1 सेकेंड वाले ब्लॉक पर इस पर लगा रहा होगा, एक्शन रिएक्शन इन दोनों का मिल रहा होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर बेहतर होगा कि N2 लिख डाउनवर्ड ही दिखा दीजिए, N1 ऐसे है। वो इसलिए हमें दिखाना पड़ा, दोनों को एक सिंगल सिस्टम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर से वो फ्रिक्शन है। N2 का जो वैल्यू है, ये यहाँ से देखेंगे आप, N2 का वैल्यू हमारा 100 न्यूटन नहीं है, वो कितना है, N2 इक्वल टू T/√2 अपॉन 100 है ना। तो इस चलते हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो हम डायरेक्ट वहाँ पर अगर 100 न्यूटन लेंगे तो आंसर आपका गलत होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर N2 100 न्यूटन नहीं है। N2 का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू कितना था आप याद होगा अगर, तो 100 माइनस T/√2 था ना बच्चों, ये था। अब इस पे क्या होगा कि P फोर्स अब लगा रहे होंगे ऐसा, तो फ्रिक्शन इसका से F1 इधर की तरफ लग रहा होगा W1 के लिए। तो P इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो हमारा F1 ही होगा, जस्ट स्लाइड करने के लिए बात बोला है, जस्ट स्लाइड करने के लिए बोला है। तो यहाँ से फ्रिक्शन म्यू इंटू, यहाँ का सरफेस रफ है, तो यहाँ पर N1 प्लस, मतलब एक तरह से N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 200 प्लस N2 इस तरह का। तो N1 F1 इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, तो N1 के जगह पे क्या लिख लें, N2 प्लस 200 इस तरह का। तो म्यू N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस T/√2 है, और अभी अभी T का वैल्यू निकाला था 20√2। तो N2 का वैल्यू अगर देखेंगे तो 100 माइनस 20√2 ओवर √2, तो √2 से √2 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 80 न्यूटन। तो यहाँ पर 80 प्लस 200 ऐसा। तो म्यू का वैल्यू कितना है, पॉइंट, तो ये कितना हो गया 280, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, P इक्वल टू 0.25 इंटू 280, तो 0.25 कितना होता है 1/4, 1/4 इंटू 280 करेंगे तो कितना हो गया ये 70 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन अपना कर लीजिए। इसका फोर्स 200 ही था ना, देख लेते हैं एक बार और। हाँ ठीक है, W1 W2, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका फिर से एक बार बोल देता हूँ कि 100 न्यूटन 200 न्यूटन का दो वेट था, W2 W1 45 डिग्री एंगल पर एक T लगा हुआ था, और एक फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है P, कि पूछ रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाया जाए कि जस्ट स्लाइड हो। तो जस्ट स्लाइड होने के लिए कुछ इधर हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ऊपर इन दोनों का फ्रिक्शन होगा। तो 100 न्यूटन को पहले देख लिया कि 100 न्यूटन में क्या चल रहा होगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो T का दो कंपोनेंट T√2 और T√2 ऊपर और N2 ऊपर, 100 न्यूटन नीचे। तो अगर मान लीजिए कि अगर इधर जा रहा होगा तो उधर सरकेगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ से F2 इक्वल टू T√2 के इक्वल हुआ, और F2 का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू N2 टाइम्स F2 इक्वल टू जो इसका नॉर्मल फोर्स होगा इक्वल टू T√2, और नॉर्मल फोर्स कितना होगा उसको कैलकुलेट किया N2 प्लस T√2 इंटू 100, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर N2 इक्वल टू 100 माइनस T√2 इसको सॉल्व किया, तो T का वैल्यू इतना रखा, और म्यू का जब वैल्यू हमने पीछे इधर रखा तो यहाँ से आपको म्यू T का वैल्यू आ गया कुछ 20√2, ये चीज़
फिर उसके बाद दूसरे वाले ब्लॉक पे गए, P इधर लग रहा होगा तो F1 इधर लग रहा होगा। यहाँ पर एक ये लोचा था कि N1 इक्वल टू डायरेक्ट 200 न्यूटन नहीं लगेंगे, ऊपर वाला भी फोर्स लग रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स में से N2 जो था 100 माइनस T√2 था, तो उसका वैल्यू निकाल कर लाएं, N2 इक्वल टू 100 माइनस 20√2, तो इस तरह का ऐसा मिला और फिर उसका वैल्यू रख दिए तो 70 न्यूटन आया। ठीक है बच्चों, तो ये तो कहानी था इसका, इस क्वेश्चन का। तो अब राइट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ भी क्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका है। तो यहाँ पर एक चीज़ इसमें और हम लगता है कुछ मिस कर गए हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है बच्चों, ये सब फोर्स जितना लग रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक फोर्स जैसे ये जब इधर की तरफ आएगा तो एक फ्रिक्शन तो यहाँ से ऑफर कर ही रहा है, साथ साथ यहाँ भी तो इसका रफ सरफेस है ना, तो इसको तो अकाउंट में लिया नहीं हमने, केवल ये नीचे वाले के लिए लिया। तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि जो इसका बना रखे हैं ये नीचे वाले के लिए, तो एक यहाँ पर और लगेगा, इसको अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ, रेड कलर ज़्यादा विजिबल, ऐसा। तो एक F2 ऊपर की तरफ भी लगेगा इसमें। तो जैसे P इक्वल टू जैसे F1 लिखा है, तो P इक्वल टू F1 प्लस F2, तो इसमें यही रहता है कि ये वाला छूट गया था F2, तो इसको अगर F2 का वैल्यू अगर वहाँ पर पुट करेंगे तो साथ ही साथ मतलब कि ये जितना भी है F2 का वैल्यू ऐसे कितना था, कितना शायद वो 20 न्यूटन आया होगा, वो ऐसे कि F2 इक्वल टू T/√2 है ना, और T का वैल्यू कितना था 20√2 ओवर √2, तो √2 कैंसिल हुआ तो 20। तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि F2 प्लस F1 अगर होगा तो ये जितना भी वैल्यू आया है तो एक साथ में ये जो F2 प्लस F1 के लिए पूरा कैलकुलेशन किए थे, तो साथ में इसमें 20 न्यूटन और ऐड कर दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 90 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका अब फाइनल होगा। तो इसमें यही छूट गया था कि इसका F2 जब इधर की तरफ पुल कर रहे होंगे तो फ्रिक्शन इधर से होगा, लेकिन वो दोनों की तरफ ऑल द सरफेस उसका रफ बोला हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स F2 ऊपर भी लगेगा अपर वाले ब्लॉक में। तो इस पर ये ध्यान देना था हमें, क्योंकि स्लाइड इधर हो रहा होगा तो उसका अपोज उधर हो रहा होगा, ये वाला स्लाइड इस पर P इधर खींच रहा होगा ना, तो इस पर F1 जस्ट कर रहा होगा, तो ये वाला भी इधर इसके लग रहा होगा, तो इस चलते। ठीक है, तो अब उसको राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें भी आपको सीखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि प्लैंक ऑफ मास M1 विथ बार ऑफ मास M2 प्लेस्ड ऑन इट lies on the smooth horizontal plane, a horizontal force growing with the time t as F is equal to KT. ठीक है, तो is applied to the bar. Find how much acceleration of the plank and the bar depending on t if the coefficient of friction between the plank and bar is equal to mu. तो देखिए हुआ क्या, फिगर कैसा है, करके प्लैंक ऑफ मास M1 विथ बार ऑफ मास M2 इज प्लेस्ड ऑन इट लाइज। तो एक ऐसा है M1 और एक इस पे है M2, इस तरह का। ठीक है बच्चों, तो अब उस पर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू KT, तो ये इस तरह का जो वेरिएबल टाइम के साथ ऐसे लग रहा है M2 पर। तो कह रहा है कि इज अप्लाई टू इट फाइंड द हाउ द एक्सेलरेशन द प्लैंक एंड द बार इज डिपेंड ऑन T। तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो कैसे डिपेंड करेगा ये बता रहे हैं। तो अब इसके बारे में सोचिए कि अगर या हम लोग सोचने की कोशिश करें, आपको बताऊं तो एट T इक्वल टू 0 पर देखिए, एट T इक्वल टू 0 पर अगर करेंगे तो इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा, 0। तो कोई इसका मतलब नहीं है, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, मतलब अगर थोड़े टाइम के बाद अगर फोर्स लगा तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में रफ है।
और फिर इतना ये ग्रो करने लगेगा कि थोड़ी देर के लिए ये साथ साथ चलने लगेंगे, या ऐसा भी हो सकता है एक टाइम को ये आगे की तरफ निकल जाए, क्योंकि टाइम के साथ वैरी कर रहा है ना। तो यही सब बातें होगा कि यहाँ पर कि एफ इक्वल टू के टी है, थोड़े टाइम के बाद फोर्स बढ़ने लगेगा, तो बढ़ते 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 क्या होगा कि m2 काफ़ी ज़्यादा होगा। एक ऐसा भी मोमेंट आएगा जब दोनों एक साथ साथ चल रहे होंगे, तो हम आपको बताएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि कब ये ग्रो, मतलब कि इसमें इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगा, या रिलेटिव स्लिपिंग कितने टाइम पे होगा। तो ये सब बातें हम इसका डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये ए एक्सेलरेशन से, मान लीजिए कि A1 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो और इसमें कुछ A2 एक्सेलरेशन एक करेगा। तो अभी हम अगर देखें कि M2 वाले के लिए कि अगर इस पे F इक्वल टू के टी फोर्स अगर लग रहा होगा, और इसके चलते फ्रिक्शनल फोर्स अगर 2 वाले के लिए F2 ऐसे लग रहा होगा, इसको F2 कह लेते हैं इन दोनों के बीच में, तो या F भी कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, F ही कह दीजिए, क्योंकि 1 और 2 तो है नहीं, केवल ए वाला तो स्मूथ बोला है, तो एक ही फ्रिक्शन से ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मतलब ज़्यादा आप लिखेंगे तो ज़्यादा और आएगा। तो एक तो एफ के टी लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अब क्या होगा कि जब ये साथ साथ चल रहे होंगे तो एक्सेलरेशन A1 है, तो उसके चलते M2 के विथ रिस्पेक्ट टू में जो A2 का एक्सेलरेशन है, ये A1 का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से है, मतलब कि इस पर तो कुछ है नहीं, क्या कहते हैं, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। और M2 वाला A2 एक्सेलरेशन की तरफ से आगे की तरफ जा रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। अगर हम ऐसा बोल दें कि A2 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इसका प्लैंक बोल दीजिए, प्लैंक के विथ रिस्पेक्ट टू में, तो क्या होगा कि अगर A1 से जाएगा तो इस पर पीछे की तरफ यहाँ पर स्यूडो फोर्स भी लगेगा, इससे A1 ऐसा है ना। तो अच्छा, एक तो ये इसका कहानी हो गया। जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो मिस किया था कि इन दोनों के बीच में रफ होगा, अब इसको कौन लेकर जा रहा होगा, M1 को। तो M1 को बच्चों, इस पूरे प्लैंक को ये फ्रिक्शन लेकर जा रहा होगा, इस वाले M1 के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, यही वाला फ्रिक्शन इधर की तरफ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, F इक्वल टू M1 इंटू A1 ऐसा, ठीक है। और इसके लिए जैसे फ्रिक्शन फोर्स अगर कैलकुलेट अगर किया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कोई ऊपर है इसके, तो म्यू का वैल्यू दे रखा है, और इसका कितना हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। अगर यहाँ पर एक और ये था नॉर्मल फोर्स M2 इंटू जी, तो म्यू M2 इंटू जी हो जाएगा। तो इसको जब यहाँ पर रखेंगे म्यू M2 इंटू जी, तो A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू M2 जी ओवर M1 ऐसा। ये आपको दिख रहा होगा F1 इक्वल टू म्यू1 इंटू A1, मतलब यहाँ पर जो इसको लेकर चल रहा होगा तो से A1 एक्सेलरेशन होगा तो इतना एक्सेलरेशन होगा। ये तो बातचीत इसका हुआ। अब इसको देखिए, मेन यहाँ पर ही कहानी है कि अगर वो फोर्स जितना डायरेक्ट तो ही लग रहा है, तो कितने टाइम के बाद उसमें से अगर ऐसा ही सिचुएशन बन रहा होगा कि A1 से ले रहा होगा और इसका A2 एक्सेलरेशन कर रहा होगा, तो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, मूव कराने वाला फोर्स कौन है, KT। दो अपोजिंग फोर्स है, एक उसके स्यूडो फोर्स की तरफ से लग रहा होगा, ये A1 कहाँ से लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में M इंटू A1 कर देते हैं, तो इसको स्यूडो फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1 प्लैंक, इसके चलते ऐसा लग रहा होगा। तो अब इसका अगर हम इक्वेशन लिखने चलें तो इक्वेशन क्या लिख पाएंगे, F जो था F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस M2 इंटू A1, और इस पे जो नेट फोर्स M2 इंटू A2, यही होगा क्या, ऐसा देखिए। तो इसमें F, इसको F इक्वल टू KT बोलेंगे, बाद में भी पुट कर दूंगा वैल्यू, F इक्वल टू KT माइनस M2 इसका मास जितना टाइम्स होगा उतना फोर्स लगेगा, M2 इंटू A1 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा होगा। तो F के जगह पर हम KT लिख सकते हैं, इसके जगह पे म्यू M2G ये था ही माइनस M2 इंटू A1 इक्वल टू M2 इंटू A2, ऐसा होगा। तो यहाँ से अगर आप
M2 को हाई बाय करके इसको भेज दें तो यही होगा, अपॉन एक M2 इधर आ जाएगा अगर M2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बच्चों क्या होगा कि इनको भेज दीजिए A1 को उधर, A1 प्लस A2 इक्वल टू KT बाई M2 माइनस ये म्यू जी। ये आपका एक्सेलरेशन होगा। उसने बोला था ना कि टाइम डिपेंडेंट बताओ कि प्लैंक और जो बार है, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद ये जो बार है इधर की तरफ चलने लगेगा या आगे की तरफ, और इसमें ये पीछे की तरफ, मतलब एक दूसरे के लिए रिलेटिव मोशन अगर हमें देखना होगा तो A2 माइनस A1 करेंगे तो डायरेक्शन उसका इस एटम मोमेंट जब ये पीछे की तरफ उसको लग रहा होगा और ये आगे की तरफ जा रहा होगा, तो उस केस में A2 प्लस A1 का वैल्यू ऐसा मिलेगा, A1 प्लस A2 इक्वल टू K2 अपॉन M2 माइनस म्यू जी। तो टाइम डिपेंडेंट आपका यहाँ से ये टाइम डिपेंडेंट आपका एक्सेलरेशन आ गया जो पूछा था उसने कि फाइंड द हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड बार डिपेंड ऑन इट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, एक ये भी कर सकते हैं कि मोशन जैसे कि और भी कुछ हमें कैलकुलेट करना हो, अगर पूछ दे किसी क्वेश्चन में कि इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि व्हेन द मोमेंट इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हुआ होगा, तो ऐसा कब हुआ होगा रिलेटिव स्लिपिंग, जब यहाँ पर तो एक्सेलरेशन उस समय आया नहीं होगा, तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि KT माइनस एफ इक्वल टू इसका नेट फोर्स जो होगा M2 इंटू A2 या अच्छा उसमें स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट हुआ होगा सपोज, तो आप F इक्वल टू, अच्छा पहले इसको नोट डाउन करिए फिर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ कि वो आया कैसे दिमाग में, मतलब कि और भी हम क्या उसको लेके आ सकते हैं। तो पहले तो ये एक्सेलरेशन आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसको कर लीजिए कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐसा होगा, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि ऐसा पूछे कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग कब हुआ होगा, तो उस समय एक बार हमको KT मस्ट बी द कब हुआ होगा, तो मतलब यानी कि M2 का एक्सेलरेशन अभी नहीं आया होगा, एक KT इतना ज़्यादा हुआ होगा कि इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा एट अ मोमेंट किसी भी टाइम पर, तभी तो उसमें रिलेटिव स्लिपिंग होगा कि इसको फ्रिक्शन से भी लड़ना है और इससे भी लड़ना है। तो इसको अगर कैलकुलेट करना हो हमें तो समझ में आया क्या कर रहे हैं कि ये M2 था इसके ऊपर, सो F इक्वल टू KT ऐसे था, फ्रिक्शनल फोर्स इसका इधर से था और ये M2 इंटू A1 इधर, तो ये KT इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस M2 इंटू A1 इस तरह का। तो T इक्वल टू वो मोमेंट जब हमें रिलेटिव स्लिपिंग जैसे स्टार्ट हुआ, अगर वो भी टाइम पूछना बताना हो तो हम बता सकते हैं, तो F बाई के प्लस M2 के इंटू A1 ऐसा। तो F का वैल्यू कितना था, म्यू M2G था क्या के, हाँ फ्रिक्शन फोर्स तो इतना ही था ना, अभी लिया भी था, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू M2G था, ठीक है। तो उसको यहाँ से ले लिए। अब उसके बाद ठीक है, तो F बाई के M2 बाई के, और A1 हमने निकाला था वेरी फर्स्ट, उसमें पहले A1 ही निकाल लिए थे कि इसका वैल्यू कितना होगा, ये था म्यू M2G बाई M1, तो यहाँ पर रख सकते हैं म्यू M2G बाई M1, म्यू M2G बाई M1 इस तरह का। तो ये T नोट का वैल्यू है, तो इसमें से अगर हम म्यू बाई के अगर कॉमन ले लेते हैं या इवन सब कुछ कॉमन ले लेते हैं तब भी हमें मिल जाएगा इसका T नोट का वैल्यू। देखिए यहाँ से म्यू M2G बाई के कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस म्यू M2G बाई के कॉमन लिया तो 1 प्लस M2 बाई M1, क्योंकि M2 यहाँ का और M1 यहाँ का रह जाएगा ऐसा। तो इस मोमेंट के आसपास इसमें रिलेटिव स्लिपिंग हुआ होगा।
या और भी कुछ वो पूछता है, जैसे जैसे वो पूछेगा मतलब क्वेश्चन में, तो ये आपको एक बेसिक चीज़ ये बताया गया कि ये कैसे हुआ और इसका क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये भी मतलब एक तरह का एडवांस के क्वेश्चन को आपको सोचने के लिए, समझने के लिए यहाँ से आपको एक मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, पहले यहाँ से कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, वहाँ से जो रिलेटिव स्लिपिंग दोनों के बीच में होगा तो A1 प्लस A2 का वैल्यू निकाल कर लेकर आया। और तीसरा ये था कि व्हेन अ मोमेंट, जब यहाँ पर स्लिपिंग होगा तब क्या होगा, तो वैसा होगा। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन और है मज़ेदार इस तरह का। इसमें क्या कर रहा है, ये विजिबल है, विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा। इसमें क्या कर रहा है कि फिगर दिस इज द ब्लॉक बी ऑफ द मास m इज कार्ट c ऑफ द मास m and coefficient of a static friction between the block and the cart is mu. Neglect the friction between the wheels and the axle rotation and effect of the wheels, rotational effect of the wheels. Determine the minimum value of F which must be applied on the B such that it not slide. एक इतना इससे फोर्स लगाया जाए कि इधर इसका स्लाइडिंग ना हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। क्या सोज द ब्लॉक बी, यहाँ पर एक ब्लॉक बी है बच्चों, इसमें सी के ऊपर से ऐसा है और एफ फोर्स इधर से लगाया जा रहा है। ठीक, तो जिसके चलते यहाँ पर ए सरफेस रफ है, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू गिवन है, बिटवीन द ब्लॉक एंड कार्ट इज म्यू, और बाकी जगह कोई फ्रिक्शन नहीं है, और रोटेशनल का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा कि यानी कि ऊपर नीचे जा रहा होगा तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, प्योर रोलिंग टाइप अपना कुछ हो रहा होगा, या हमें सोचना ही नहीं है अभी। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन बी जस्ट इट विल नॉट स्लाइड। ठीक है, तो आइए इसको ब्लैक बोर्ड पर इसको ऐसा फिगर आउट कर लेते हैं। क्या था, एक अपना कार्ड बना लेते हैं ऐसा, इस तरह का, और यहाँ पर एक ब्लॉक, इसका मास m है, इसका कैपिटल मास m है, और ये इसके साथ ऐसे चिपक कर जाएगा, मतलब इसके साथ कांटेक्ट रहेगा इसका। तो ये कांटेक्ट रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन वगैरह कहीं ना कहीं तो लगेगा ही लगेगा। तो अभी देखिए कि अगर वो जा रहा होगा ये वाला, तो फोर्स तो इस पे लगा है, तो इस पे कौन फोर्स लगा रहा होगा, जो इन दोनों के बीच का रिएक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स कह लीजिए, यही होगा ना, जिसको मूव करा रहा होगा। अच्छा, अभी अगर दोनों एक साथ अगर साथ साथ जा रहे होंगे तो मिनिमम एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन इनका टोटल मास। न्यूटन सेकंड लॉ से हम इसको बोल सकते हैं ना कि नेट फोर्स तो क्या लग रहा है, एम, और दोनों के पास मास कितना है, एम प्लस एम। अगर ये तो इसके अंदर की कहानी चल रहा है ना कि फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन अब बाकी जगह तो कहीं और फ्रिक्शन है नहीं, इसके लिए म्यू का वैल्यू 0 बोल रखा है, यही होगा। अच्छा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, जो इसको मूव करा रहा होगा, एन इज इक्वल टू इसका मास इंटू टाइम्स एम है, ऐसा, एम इंटू, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन के लिए हमने देखा था कि नॉर्मल फोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम नॉर्मल फोर्स के साथ ट्विस्ट करते हैं तो उसके चलते फ्रिक्शन फोर्स बदल जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स इंटू नॉर्मल फोर्स, सो दैट इज वाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एन इक्वल टू एम में है और ए का वैल्यू एफ अपॉन एम प्लस एम, इस तरह का ऐसा मिलेगा नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब ये तो बाहर बाहर की कहानी हो गया, किसको कौन कर रहा होगा। अब इंटरनल देखें कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा, एम जी तो इधर स्लाइड डाउन करना चाह रहा होगा, लेकिन इसको फ्रिक्शन उसको रोक रहा होगा, तो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा कि इसके साथ चले। अच्छा, एक इसके साथ तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एम जी, यही होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, ऐसा। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, और एम जी के इक्वल है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स,
यहाँ पर ये बोला है ना कि फाइंड द will determine the minimum values of which the must be applied the v such that it would be not slide. ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर हम इसको किसी के जगह पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू ले जाइए तो फोर्स उसके साथ है शायद और उसका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, म्यू टाइम्स m इंटू एफ प्लस, इस तरह का कुछ होगा क्या। तो यहाँ से f का वैल्यू आ सकता है कि बिल्कुल आ सकता है, तो ठीक है, और इसके इक्वल मत रखना, म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली दिस थिंग इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे आके लिख लेते हैं ऐसा। तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे आप एम जी का एफ का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाए एफ इज इक्वल टू, थोड़ा वो चमक जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो एम जी एम प्लस एम तो ऊपर चला जाएगा, एम जी बाई, अच्छा चलो एम जी बाई म्यू को तो लिख लेते हैं पहले, इस तरह का होगा, एम जी नीचे और म्यू इधर, और इनको अब लिखना है, सेटल करना है, एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ऐसा, हाँ बिल्कुल वैसा ही। तो आंसर यहाँ भी है, छोड़ना चाहते हैं और नहीं थोड़ा बहुत अलजबरा करने का मन है तो ऐसा कर लीजिए, एम जी बाई म्यू 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। तो इस पे इतना फोर्स लगेगा बच्चों कि जिसके चलते वो दोनों साथ साथ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी मतलब बेसिक से क्वेश्चन था या कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, फंडामेंटल क्लियर करने वाला आपका फंडा, तो उसके लिए था। तो आपको ये भी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आइए, तो ये तो इसकी कहानी था, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए पहले, फिर दूसरी कहानी की तरफ चलेंगे। ठीक है, प्लैंक ऑफ मास m1, ये तो हो गया, हाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे बच्चों कि इसमें मतलब दूसरे तरह का, अब तक आप जो पुली वगैरह या क्वेश्चन देख रहे होंगे इसमें, कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन था ना कि अगर दो ब्लॉक है, एक ऐसे जा रहा है, यहाँ पर पुली है, और इसमें या लॉज ऑफ मोशन में भी आपने देखा होगा कि पुली को बोलता था मासलेस या कि मासलेस है और स्मूथ है। अभी क्या है कि अगर ये जो आपका पुली था वो मतलब कि स्मूथ नहीं है, मतलब उसमें फ्रिक्शन अगर लगने लगे तब क्या होगा, या जैसे आप एक्चुअल पुली को देखिए, जैसे पहली बार आपने पुली कब देखा होगा, कुएं के आसपास अगर देखा होगा कि अगर कोई लोग जानते हो कि कुएं वाले से वेल वाले सिस्टम में एक पुली लगाया रहता है और वहाँ से रोप और नीचे बाल्टी लगाया रहता है, तो बाल्टी नीचे जाता है और फिर रस्सी से खींचते हैं और फिर पानी ऊपर आता है तो करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट काम है उस पुली का गोल गोल घूमना। पुली जितना इफिशियंट रहेगा पानी उतना आसानी से निकलेगा, तो उस तरह का। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप देखेंगे जितने तरह का वेल उतने तरह का पुली, या जैसा गांव वैसा उस तरह का, और जितना पुराना जितना नया उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पुली वहाँ पर मतलब कि स्मूथ तो होगा नहीं, या रियल लाइफ में तो ऐसा होगा नहीं। तो अगर पुली में अगर फ्रिक्शन लगने लगे तब क्या होगा, तो उसी के लिए कि फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, यहाँ पर इसको फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। तो अभी जैसा पुली है आपका, कुछ मान लीजिए कि इस तरह का पुली है कोई, और स्ट्रिंग अगर इस तरह का अगर आता है, तो जहाँ से कांटेक्ट इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई इसमें है, और एंगल यहाँ से आप मान लीजिए कि कोई थीटा लग रहा, थीटा होगा, तो इसमें अगर T2 है और यहाँ पर T1 है इस तरह का, तो सपोज ये ऐसे की तरफ हो रहा है, ऐसे की तरफ हो रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि मतलब इतना तो आइडिया हमें लगता है ना क्वेश्चन में जब करते हैं कि अगर दो एडवुड मशीन हो या पुली हो, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका टेंशन उस तरफ ज़्यादा होता है क्योंकि उधर ही मूव करेगा।
अगर यहाँ पर मैं कह दूँ सपोज कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो यहाँ पर क्या होगा, T1 वाला राइट की तरफ मुड़ेगा और ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि अगर ये थीटा है तो इन दोनों से अगर हाफ से लिया जाए तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू इस तरह का। और इतना पार्ट अगर ले कुछ ऐसा, तो इतने पार्ट का जो टेंशन मतलब कि, और इसमें तो एक बात और है कि T1 इज़ ग्रेटर देन, मतलब इससे T2 वाला ज़्यादा है, तो T1 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, T प्लस डी टी टाइम्स डी टी ज़्यादा होगा ऐसा। तो उसमें फिर वगैरह वगैरह, मतलब कि T सपोज इस तरह से है और उसका थीटा/2 या डी थीटा अगर एंगल ले रहे हैं, तो उतना आप कॉम्प्लेक्स में मत सोचिए। आपको मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि T2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि T2 और T1 में रिलेशन क्या होगा। T2 का अगर यहाँ पर मास ज़्यादा होगा तो T2 टेंशन ज़्यादा होगा, और मैंने एजम्पशन भी कर दिया है कि T2 इक्वल टू T1, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको बताने के लिए। थोड़ा सा भी आप, क्योंकि अभी बताऊँगा तो हो सकता है कि बहुत लोग जो नए होंगे डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में उतना नहीं होंगे। तो जब रोटेशनल पढ़ते तक आप तब तक थोड़ा मैथ भी सीख जाएंगे अपना मैथ वाले पार्ट से, तब आपको इसको समझना और आसान होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका रिजल्ट लिख देता हूँ कि T2 इक्वल टू T1 ई रेज टू दी पावर म्यू टाइम्स इंटू थीटा, ये इसका रिजल्ट होता है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द, अभी देखा था कि ये रफ मतलब कि पूरी और स्ट्रिंग के बीच में कैसा होता है, स्मूथ अगर नहीं होगा तो इस तरह का होगा, मतलब कि म्यू होगा। तो यहाँ पर भी वही सब काम कि अगर कोई टेंशन कोई लगाए तो मूव करने वाला होगा। तो जब मूव करने वाला होगा तो तब उस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग अगर होगा नहीं होगा तो मतलब फ्रिक्शन वगैरह जब लगेगा तो उसका जो रिलेशनशिप है, मतलब कि T2 और T1 में, मतलब हो सकता है कि आपने फोर्स लगाया उसी स्टैंड पे तो मूव करेगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, थोड़ी देर के बाद होगा। तो वो सब बातें हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर T2 और इन दोनों का जो रिलेशन होगा, T2 इक्वल टू T1 ई रेज टू दी पावर म्यू इंटू थीटा। थीटा क्या है बच्चों कि कितना कांटेक्ट था, आपको फिगर वो आउट किया था जब बनाया था कि यहाँ से, तो मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग ऐसा है, तो यहाँ का कांटेक्ट और यहाँ से जितना कांटेक्ट रहेगा उतने दूर में फ्रिक्शन मिलेगा। तो यहाँ से सपोज टी थीटा का अगर कांटेक्ट है इसका आर्क का इसमें स्ट्रिंग के साथ, तो ऐसा कुछ होगा। तो वही वाला वहाँ पर एंगल थीटा है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड स्ट्रिंग इज म्यू है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इसको अगर आया है समझ में तो इसको तो पहले फटाफट लिख लो पहले मुहूर्त में कि फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड स्ट्रिंग। तो इन दैट केस सपोज कि एक में टेंशन ज़्यादा होगा, दूसरे में T1 है, और कितना उसमें रैप किया हुआ है, स्ट्रिंग कितना रैप है उसके साथ। तो अगर थीटा एंगल अगर रैप है तो थीटा उतना लेंगे। अभी उसमें बोलेगा 2 चक्कर 3 चक्कर उसमें है, या पूरे पुली में के साथ वो है हाफ में है, तब क्या होगा, जैसे एडवुड मशीन में देखते हैं तो वहाँ हाफ में रहता है, जैसे इस तरह का सिमेट्रिकल आप देखते होंगे ना पुली का क्वेश्चन ऐसा, तो यहाँ पर मानते हैं कि वो हाफ में रहता है। तो थीटा का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा, पाई। कहीं मान लीजिए कि 2 बार उसके साथ रैप किया हुआ है और दोनों तरफ अलग अलग मास रखा है, तब क्या होगा, तो वैसा क्वेश्चन लेंगे। तो फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए, एक्चुअल में 30 सेकंड लेकर। मैं आप यहाँ पर वेट कर रहा हूँ 30 सेकंड के लिए। नहीं तो एक बार फिर से क्या कर सकते हैं आप कि इसको वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर पीछे जाकर एक बार और सुन लीजिए। जो बच्चे लिख रहे हैं तो उससे तो बढ़िया कुछ नहीं है, जो नहीं लिख रहे हैं तो उनके लिए सॉल्यूशन है कि एक बार फिर से इसको सुन लें। अब आइए, कह रहा है कि 2 masses M1 and M2 kg passes over a root machine. Find the ratio of mass M1 and M2. Find the ratio of the mass M1 and M2. यहाँ पर misprint है. So that string passing over the pulley just start slipping over its surface. The frictional coefficient between the string and pulley is 0.2. ठीक है, तो चलो यही क्वेश्चन मिल गया पहले, तो इसी को कर लेते हैं। एक इसके पहले और था, यहाँ पर क्या है बच्चों कि इस तरह का है, M1 है और यहाँ से M2 है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि M1 ज़्यादा है M2 ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि M2 ज़्यादा है, M2 इज़ ग्रेटर देन M1। तो M2 ज़्यादा है तो इसमें इधर की तरफ लगेगा, जो अब सीखें
लॉज ऑफ मोशन या फ्रिक्शन में लिए m1g, और यहाँ पर ऑब्वियसली ये रफ है तभी तो दिया है ना। अभी तक आप कैसा मानते थे, स्ट्रिंग और पुली के बीच में स्मूथ पुलिंग होता था और उसके ऊपर पास ओवर करता था। अभी क्या बोल रहा है कि जस्ट पास मतलब उसमें कर रहा है और जस्ट स्लिपिंग कर रहा है, जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट, ऐसा मतलब स्लिपिंग अभी हुआ नहीं है, स्टार्ट होगा। तो मैं आपका पूरा इसका डायनेमिक्स बता देता हूँ कि जो भी कुछ पूछेगा आप उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका T1 कुछ होगा, तो अगर ये मूव कर रहा होगा m2g माइनस T2 इक्वल टू कुछ एक्सेलरेशन होगा m2 इंटू ए। ऑल दो क्वेश्चन में वो जस्ट स्लिपिंग है, ए का वैल्यू गिवन नहीं है। T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a, और साथ साथ बच्चों क्या बताया था जो पीछे वाला T2 अगर सपोज ज़्यादा है ये नीचे की तरफ आएगा, तो T2 इक्वल टू हम यहाँ से बोल सकते हैं ना T1 e रेज टू दी पावर पाई टाइम्स इंटू म्यू। इन दैट केस पाई क्यों, क्योंकि देखो ये एडवुड मशीन में अभी बताया था कि हाफ में होगा, तो कितने इसका एंगल थीटा कितना होगा पाई, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ में है। तो यहाँ पर इसका म्यू दे रखा है, तो ऐसा T2 इक्वल टू T1 पाई इंटू म्यू होगा। तो अब बात रह गया कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए और उन दोनों में m1 और m2 का रेशियो बताना है। तो देखो ये तो मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जैसा हो गया। तो या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि T2 इक्वल टू T1 है, तो अगर इसको मैं लिखूँ ऐसा m2g माइनस T2 के जगह पे T1 e रेज टू दी पावर पाई म्यू इक्वल टू m2a ऐसा, और T1 इक्वल टू माइनस m1g इक्वल टू m1a। तो देखिए इसको सॉल्व करना मतलब आप सिंपल क्या करिए, ई रेज टू दी पावर पाई m को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में, ई रेज टू दी पावर पाई म्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोफिशिएंट दोनों का सेम होगा, कैंसिल होगा, कुछ आंसर आएगा। तो अगर वही काम अगर मैं करूं यहाँ से तो कितना मिल जाएगा m2g और माइनस m1g ई रेज टू दी पावर पाई m इक्वल टू m2 प्लस वाट एवर द m2 का कुछ तो उसमें कोफिशिएंट मिलेगा, m2 के जगह पे भी ई रेज टू दी पावर पाई म्यू प्लस इसमें मल्टीप्लाई किया ना तो m1 होगा और यहाँ पर m2 इंटू ए, ऐसा होगा क्या। करने के बाद अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, उतना डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं मांगा है, हमसे मांगा है कि इन दोनों का रेशियो बताइए m2 m1 का, और जस्ट बिगिन टू स्टार्ट हो। तो जस्ट बिगिन टू स्टार्ट हो मतलब अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट होने वाला है। तो होने वाला है तो दैट पार्ट इज गोइंग टू बी शून्य। तो ये पूरा टर्म आपका क्या कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर हो जाएगा, और बचेगा क्या आपके पास m2g माइनस ये वाला पूरा चीज, m2g माइनस m1g ई रेज टू दी पावर पाई म्यू, इस तरह का कुछ होगा इक्वल टू शून्य, है ना। तो जी अपने घर चले गए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m2 बाई m1 के जगह पे ई रेज टू दी पावर पाई म्यू आ जाएगा, ठीक। और उसका वैल्यू कितना गिवन है म्यू का, शायद मेरे ख्याल से 0.2 गिवन था। तो m2 बाई m1, और देख लीजिए और तो कुछ बचेगा नहीं, या हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर तो है नहीं, क्योंकि ये पूरा जीरो की तरफ चला गया तो जीरो ही हो गया। और उसमें कुछ कलाकारी करा रहा था कि g/4 है और इतना है उतना है, इंटीजर कुछ डाल देता। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट आपको एक सीखने को मिला। तो ई रेज टू दी पावर पाई इंटू 0.2, तो 0.2 का मतलब कितना हो गया 1/5, तो ई रेज टू दी पावर पाई बाई 5। तो और थोड़ा स्टाइल में लिख सकते हैं आप, तो m2 बाई m1 का वैल्यू इतना है। अगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ऐसा बोल सकते हैं, या m1 बाई m2 भी कर सकते हैं तो, और हमने उसको m2 को ज़्यादा लिया तो इस चलते ऐसा हुआ। अगर m1 को ज़्यादा लेंगे तो फिर कुछ और होगा आएगा, वैसे ही फिर वहाँ पर T2 इक्वल टू जो T1 लिखा है तो उस समय T1 इक्वल टू T2 लिखेंगे, इस तरह का। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि उल्टा पुट करके दिखा देते हैं कि आपको थोड़ा अलग दिखाई पड़े एक, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, अब इसको दूसरा वाला कैलकुलेटिव पार्ट है, ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन था यहाँ पे, कह रहा है कि फिगर 2.90 shows the cylinder mounted, this cylinder is mounted with the horizontal axle, a massless string is wound on it 2.5 बच्चों। यहाँ पर कितने मतलब कि इसमें सिलेंडर में ऐसा ये स्ट्रिंग जो है 2.5 ऐसा लगा रखा है, इसमें ऐसा मतलब एक पूरा चक्कर और एक आधा चक्कर ऐसा उस तरफ से होगा 2.5। तो यानी कि तो सबसे पहले कितने उस पर होगा 2 पाई, एक बार में कितना घूमता है एंगल 2 पाई, दूसरे चक्कर में 2 पाई और हाफ पाई, तो एंगल आपका यहाँ पर कितना आएगा 5 पाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, द m एंड 2m, तो यहाँ पर मास एक m है 2m है। इफ द सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है मतलब कि जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जस्ट ए मोशन स्टार्ट होने वाला होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 2mg डाउनवर्ड और mg इसका डाउनवर्ड ऐसा होगा, यही होगा। और टेंशन जैसा कि मैंने बोला था कि इसका अलग अलग होगा, इसका T2 और इसका T1 ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि इज अ पुली इन फाइंड अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली ऑफ द सरफेस। तो म्यू का वैल्यू मांगा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि 2mg माइनस T2 इक्वल टू 2ma ऐसा, और दूसरा T1 माइनस mg इक्वल टू ma। तो इन लोग का ma वगैरह का तो कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं मतलब है कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ से वो जस्ट बिगैन करने के लिए बात बोला है कि द सिस्टम इज द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की वो बात कह रहा है ना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात कह रहा है, तो उसके चलते क्या होगा कि ए का वैल्यू आपका इन दोनों का शून्य होगा। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, तो फिर तो रेस्ट में ही हो गया, तो मतलब खैर लिखना था तो लिख दिया। तो T2 का वैल्यू इक्वल टू 2mg हो जाएगा और T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा mg, क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन शून्य है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो अभी आपको बताया था कि T2 इक्वल टू कितना था T1 प्लस ई रेज टू दी पावर थीटा इंटू म्यू। तो T2 के जगह पे कितना लिख लिया जाए 2mg, T1 के जगह पर mg इंटू है बच्चों, इंटू प्लस नहीं mg ई रेज टू दी पावर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 पाई, क्योंकि 2.5 एंगल था और म्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से mg से mg गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, चलो अगले पेज पे लिख लूँ क्या कि 2 इक्वल टू वहाँ से कितना था ई रेज टू दी पावर 5 पाई इंटू म्यू, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ln2 इक्वल टू ln ई रेज टू दी पावर 5m म्यू होगा। तो ln2 इक्वल टू ये 5 पाई इंटू म्यू, ln ई का वैल्यू तो 1 हो जाता है, यहाँ से चलो लिख ही देता हूँ जब इतना लिखा तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा ln2 ओवर 5 पाई। तो ये हमारा म्यू का वैल्यू आ गया ln2 इक्वल टू 5 पाई। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। तो ये भी क्लासिकल एग्जाम्पल था इसका कि सपोज कि अगर टेंशन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली अगर हो, अगर स्मूथ ना हो और जस्ट बिगेन टू स्टार्ट हुआ तो है, मतलब इस क्वेश्चन का जान ये है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी तो लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। ठीक है, फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसका कहानी था। अब आइए अब दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं, फ्रिक्शन के, कि अभी तक का आपने तो ये सब तो सीख लिया कि जहाँ पर कहीं फोर्स है या इस तरह के बातें हो रहा था एक मतलब कि और फ्रिक्शन में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि एक दूसरे पर
एक स्लाइड ओवर कर रहे थे, तो उस तरह का। और एक क्वेश्चन का आपका उसमें बताया था कि ये शायद 200 न्यूटन का था, एक 100 न्यूटन का था, और उसके ऊपर टी था। उसमें मैं भूल गया था कि जब वो ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, मतलब मोशन हो रहा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ था। फिर मैंने इसको बाद में करेक्ट किया था। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि जैसे एक ब्लॉक के ऊपर 2 ब्लॉक अगर रखा हुआ है, या दूसरी भाषा में कह दें कि अगर कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, मतलब कि कोई भी अगर स्लाइड अगर कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो उसका हमें क्या होगा, मतलब कि उसका कंडीशन क्या होगा, मतलब उसको मूव कौन कराएगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज कि अगर और स्लाइडिंग हो रहा होगा तो किस सिचुएशन में हो रहा होगा, तो सब बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर अगर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है सपोज, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों का म्यू इक्वल टू 0.5 है, तो क्वेश्चन मतलब ये बता रहा है कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, इस तरह का है। तो अगर हम इसको चेक करें कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा होगा, तो इसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। मान लीजिए कि 50 न्यूटन का है, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। तो इसका इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 50 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 4 इंटू 8, यही होगा ना। नेट फोर्स तो हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जितना अभी तक हमने जो सीखा है उसके बेसिस पर। तो 50 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 32, तो फ्रिक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, 50 माइनस 32 इज 18 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो एनालिटिकल, मतलब अगर मतलब जो हमें सीधा सीधा जो इसमें दे रखा था। अच्छा, अब इसका एक्चुअल फ्रिक्शन के बारे में तो हमें भी जानते थे, F इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.5, और नॉर्मल फोर्स इस केस में तो यहाँ से देखिए 40 न्यूटन ऐसे लग जाएगा, और नॉर्मल फोर्स ऐसे, तो यहाँ से 0.5 इंटू 40 करेंगे तो कितना हो गया 20 न्यूटन। तो अब इसको देखिए 20 न्यूटन है, और अभी जो कैलकुलेट करके लाया तो 18 न्यूटन है। तो कौन सही है, ये सही है, ये सही है। तो अभी तो हम कहेंगे, ये तो जानते हैं थ्योरेटिकल कि F इंटू म्यू नॉट इंटू नॉर्मल फोर्स होता है, और यहाँ से 18 न्यूटन है, तो ये तो गड़बड़ है। तो हो सकता है कि कुछ एरर होगा क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या सिचुएशन हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो अगर उसको अगर हम जैसे मतलब एक्चुअल में फिर कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर किया आपने 50 न्यूटन इधर किया और 20 न्यूटन इधर लगाया, तो 50 माइनस 20 इक्वल टू 4A ऐसा होगा। तो यहाँ से 30 हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में फ्रिक्शन अगर 8 मीटर पर सेकंड नहीं दिया हो 4A, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें बता रहा है कि या तो हो सकता है क्वेश्चन में एरर है, या सिचुएशन में कोई और फोर्स होगा, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह का हमें डायनेमिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है या समझने को मिलता है। समझ में आया बच्चों। तो अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज मतलब इस वाले में आपको बस ये बताने की कोशिश किया कि मतलब स्लाइडिंग होता कैसे है, या स्लाइडिंग हो रहा है तो हम यही सब बातें ध्यान में रखते हैं कि फोर्स इधर लग रहा है और इसका कुछ फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लग रहा होगा, तो इस तरह की बातें होता है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि मतलब कि एक ऐसा ले लो ब्लॉक, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे ना, आपको मुश्किल भी आता होगा कि अगर यहाँ पर ऐसा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कि 4 kg का एक ब्लॉक है और एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इसमें म्यू का वैल्यू कुछ आपको गिवन है, ऊपर वाले के लिए म्यू इक्वल टू 0.5 गिवन है, और म्यू का वैल्यू सपोज 0.3 गिवन है, और उसमें फोर्स का जो वैल्यू है 0.5 0.3, तो मान लो 40 न्यूटन ऐसे दे रखा है। तो अभी पूछ रहा है कि स्लिपिंग होगा क्या दोनों के बीच में, या स्लिपिंग होगा तो और या मतलब क्या होगा, स्लिपिंग होगा या एक्सेलरेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह बातें इस तरह का ऐसे दे दिया हो तो ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो 4 kg वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम इसको करने का दो तरीका है। वो कैसे कि एक तो आपको 40 न्यूटन यहाँ से गिवन ही है, वो दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलो 4 kg पे अगर ऐसा अगर देखें तो 40 न्यूटन तो ऐसे लग रहा होगा, इसको आगे बढ़ा के कर लें यहाँ तक, ठीक है। और ये फ्रिक्शन सपोज फर्स्ट ब्लॉक पे तो F1 ऐसे लग रहा होगा,
यही बात हो रहा होगा। तो फ्रिक्शन के लिए अगर अगर आप जाएं तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। तो इसमें अगर 4 kg का ये ब्लॉक है तो 40 न्यूटन लग रहा होगा, और नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो नॉर्मल फोर्स तो 40 ही है, तो 40 इंटू 0.5 कर लेते हैं, तो 20 न्यूटन। तो अब देखिए कि जो 1 का जो स्टैटिक एस से डिनोट कर देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो 1 का होगा वो कहीं ज़्यादा है, मतलब इससे कहीं ज़्यादा 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इनके बीच में स्लिपिंग तो होना तय है, तो होगा ही होगा स्लिपिंग। तो अगर स्लिपिंग होगा तो हमें खाली ये पता करना था स्लिपिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो स्लिपिंग हो रहा है। अगर स्लिपिंग हो रहा है तो उस समय बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसके लिए हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू नेट फोर्स, फोर्स इंटू ए, तो 20 हो जाएगा ये, और 4 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात इसकी बात हुआ, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है। अब 5 kg वाले का क्या डायनेमिक्स है उसको समझते हैं। तो अब इस ये देखिए कि यहाँ से म्यू का 5 kg इतना है और म्यू का वैल्यू 0.3 है, तो 5 kg वाले को कौन मूव करा रहा होगा। तो इसका अगर देखें नॉर्मल फोर्स, अच्छा इसमें क्या है कि 4 kg, बार बार इसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का, मतलब उस क्वेश्चन में जो 2 ब्लॉक अभी लिया था ना, एक 200 न्यूटन का था और 100 न्यूटन का था। इसी वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आगे आप जाकर देखिएगा। तो और स्ट्रिंग लगा हुआ था जो मैं यहाँ पर मिस कर गया था फ्रिक्शन लगाना, इस बार मिस नहीं करूँगा। तो इसको मूव कौन करा रहा होगा। अच्छा उसमें क्या था कि हाँ, उसमें एक चीज़ हमने देखा था कि एफ टेंशन का एक उसमें कंपोनेंट था, तो उसके नॉर्मल फोर्स प्लस टेंशन इक्वल टू mg किए थे, तो माइनस कर रहे थे। यहाँ पर तो ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, तो 4 kg और 5 kg ये दोनों का कंबाइंड इसका नॉर्मल फोर्स लगेगा, मतलब 5 इस पे, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा ना इधर नीचे की तरफ 40, तो ये आगे की तरफ देखेंगे तो 90 न्यूटन ऐसे लग रहा होगा इसका नॉर्मल फोर्स से, n2 कह लीजिए, उसके लिए n1 अगर होगा तो ऐसा। अच्छा अभी वो सपोज आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, तो इसका अपोज कौन करेगा, ये वाला फ्रिक्शन F2, और उसको लेकर इस बार कौन जा रहा होगा, ये F1, ये जो बनाए थे F1 वही उसको लेके जा रहा होगा। तो F1 का वैल्यू कितना है था, अब ये कैलकुलेट कराया था 20 न्यूटन, ठीक ऐसा। और F2 का वैल्यू अगर यहां से देखेंगे तो 90, और इसका कितना है 90 इंटू 0.3, तो 27 न्यूटन। तो अब देखिए ये 20 न्यूटन और यहाँ पर 20 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पर 27 न्यूटन लग रहा है, तो उससे तो कहीं ज़्यादा है ना इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यानी कि इन दोनों के बीच में मोशन नहीं होने देगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा कि 4 kg थोड़ी देर के बाद आगे की तरफ गिर जाएगा, 5 kg वहीं का वहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा मतलब ऐसा सोचेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर फोर्स लगता है उसके चलते देखते हैं। एक तो ये मेथड है बच्चों ये सिचुएशन के लिए कि मतलब कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है चेक करने के लिए, तो ये मुझे आसान लगता है, मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। और आपको दूसरा एक और बता देता हूँ कि जो लोग उस तरह से भी सोचते हैं, तो पहले इसको तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसी का दूसरा मेथड बताना था ना, ठीक है। तो आओ इसको पहले तो हटा दूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब तक तो नहीं लिखा है तो फटाफट लिखिए। चलो इसको यहीं पे कर देते हैं, मिटाते नहीं है इसको, रखे रहते हैं प्रिजर्व करके। देखो इसमें 40 न्यूटन लग रहा है और इसको सिंगल सिस्टम मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 40/9 एक्सेलरेशन इतना, ठीक है। अब इसका जब फोर्स लग रहा होगा तो इसको मान लीजिए एक्सेलरेशन इतने से जा रहा होगा, सपोज साथ साथ जा रहा है नहीं जा रहा है वो हमें पता करना है। तो फ्रिक्शन अपोज कितना करेगा 20 न्यूटन, ये तो इतना उधर भी रहेगा। तो अब इस पर नेट फोर्स देखें मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 4 इंटू ये 40/9, तो ये 40/9 अगर करेंगे तो 160/9, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और इसका वैल्यू 160/9,
और इसका और क्या था वैल्यू, नहीं 16 9 जा 144, तो ठीक है 1798 जा, तो ऑलमोस्ट 18 न्यूटन के आसपास कुछ होगा। ठीक है, तो इसको मूव कराने वाला जो फोर्स है कितना है 18 न्यूटन, और वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 20 न्यूटन। तो अच्छा, इस केस में तो हमें 40 न्यूटन का वैल्यू गिवन ही है, तो ठीक है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 40 न्यूटन ही जब गिवन है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर वो साथ साथ अगर जाने, लेकिन साथ साथ तो जा नहीं रहा है ना, यही तो बात था। 18 न्यूटन था, तो इसमें क्या हुआ कि इसको करने के लिए मैक्सिमम 18 न्यूटन तक ये सस्टेन कर पाएगा, लेकिन फोर्स कितने का लगा है 40 न्यूटन का, तो ये मूव नहीं करेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए तो ऐसा रहेगा। फिर इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो आप कुछ इसको आप रहने दो, इस कॉन्सेप्ट को। आप ये जो सीखे हैं यही बढ़िया है, वो जब आएगा एससी वर्मा में ऐसा 1-2 क्वेश्चन है, तो उस समय जब आएगा तब बताऊंगा। हो सकता है कि इसके लिए मैं अपना नहीं वो होल्ड तो ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, होल्ड करेगा, लेकिन इसमें फिट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि जैसे इसी सिचुएशन को थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे ऐसा हो जाए कि 4 kg का ब्लॉक है, अगर 5 kg का अगर ब्लॉक है, और फोर्स इस बार 40 न्यूटन का ऐसे लगा दें, और इसमें म्यू का वैल्यू अगर हमें जो उसमें से लेना हो, तो उसका म्यू का वैल्यू कुछ कम या ज़्यादा कर दें। तो उसमें म्यू का वैल्यू सपोज यहाँ का 0.8 कर दें, और यहाँ का 0.1 कर दें, यहाँ का फ्रिक्शन का, यहाँ का फ्रिक्शन का। तो इसको ट्राई करिए ज़रा कि इस पर मूव करेगा क्या, कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखिए ट्राई किए होंगे कुछ लोग, पॉज करके भी अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि 4 kg और 5 kg का है, म्यू 0.8 है और 0.1 है। तो पूछ रहा है कि रिलेटिव स्लिपिंग होगा क्या, या सिंपल पूछ दे कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ऐसा। तो अभी देखिए कि अगर ये सिंगल सिस्टम अगर होगा ये ऐसा, क्योंकि इसका ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ऐसे ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। और इसको जो मूव कर रहे होंगे तो इसमें इस तरह से कुछ ऐसा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा 90 इंटू 0.1, तो कितना हो गया 9 न्यूटन, ऐसा। अच्छा, एक चीज़ और होगा कि 5 kg वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना रहे होंगे, तो ये ऐसा हो रहा होगा कि सॉरी, ये 90 न्यूटन तो ऐसे लग रहा होगा, और एक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे से F1 कह देते हैं, और रफ ए भी है, तो इधर जा रहा होगा तो इसको इस साइड में रोक रहा होगा ये F2, ऐसा। और इससे फोर्स कैसा लग रहा है 40 न्यूटन का, ऐसा। ठीक है, तो अच्छा, तो सॉरी F2 का जो उसका ऊपर वाले का है कि अगर 40 न्यूटन का ये इधर मूव करना चल रहा होगा, तो इस पे ये चीज़ F2, क्योंकि मोशन तो इस तरफ से नहीं हो रहा, मोशन आगे की तरफ हो रहा होगा ना, तो आगे की तरफ हो रहा होगा, तो क्योंकि डायरेक्ट फोर्स यहाँ पर 40 न्यूटन 5 kg पे लग रहा है, तो उस केस में उसका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर F2 की तरफ, ऐसा। और 40 kg इस पे तो ऐसे लग ही रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 40 माइनस अच्छा, इसको अभी आओ, इसको यहाँ पर हाँ चांस है कि दूसरे वाले से बना सकते हैं। जैसे कि पहले इसमें देखें कि इन दोनों के बीच में स्लीपिंग हो रहा है क्या, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर स्लीपिंग नहीं हो रहा होगा तभी ये फिर मतलब उसको फॉलो करेगा। अगर यहाँ से देखिए, अगर वो सिंगल सिस्टम अगर है 4 और 5 या सॉरी 4 kg का और 40 न्यूटन का लग रहा है,
तो मान लीजिए कि दोनों साथ साथ जा रहे हों और उसका एक्सेलरेशन कितना है होगा, तो a इक्वल टू हम यहाँ से 40/9 बोल सकते हैं क्या, इतना ही एक्सेलरेशन होगा अगर दोनों साथ साथ जा रहे होंगे तो अच्छा, अब इसका ये मैक्सिमम 4 kg वाले का स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, इसको क्या बोला है, 2 बोला गया है, ठीक है। तो F2 का स्टैटिक फ्रिक्शन अगर देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 और इंटू इसका यहाँ से 0.8, तो कितना हो जाएगा 32 न्यूटन मैक्सिमम इतना होगा। और इसमें 40/9 से अगर साथ साथ जा रहे होंगे तो मस्ट भी तो इतना एक्सेलरेशन उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो 4 × 40/9 तो कितना हो गया 160/9, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा कुछ 17-18 न्यूटन, मतलब जो हमने पीछे भी देखा था इसको अभी कुछ 18 न्यूटन मान लेते हैं। तो उससे स्टैटिक फ्रिक्शन कहीं ज़्यादा है ना 32 न्यूटन, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्लिपिंग नहीं होने देगा। 4 kg और 5 kg वाले ब्लॉक में उन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होने देगा, तो स्लिपिंग नहीं होने देगा तो इसका मतलब ये साथ साथ जाएंगे। अब इसका निकालेंगे एक्सेलरेशन, जो मैंने यहाँ पर बनाया था कि F1 पीछे की तरफ लगेगा, F2 पीछे की तरफ लगेगा और 90 न्यूटन उधर आगे की तरफ उसमें जा रहा होगा, तो यहाँ से कितना है 9 न्यूटन है और ठीक है इक्वल टू, क्योंकि स्लिपिंग हो ही नहीं रहा है तो उसको फिर F2 इस समय उसका वर्क नहीं करेगा, वो सीधा अपना निकल जाएगा। तो 40-9 इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इक्वल टू 40-9 नेट फोर्स इक्वल टू 5 × A, तो यहाँ से कितना हो गया, अच्छा लेकिन उन दोनों के लिए तो 9A फिर होगा ना कि साथ साथ जा रहे हैं ना, ठीक है। तो 5 + A 9A हो गया। ये समझ में आया बच्चों, इसमें क्या हुआ कि जैसे कि अब इसका देखें कि अगर मोशन हो रहा है क्या, तो फ्रिक्शन फोर्स 9 न्यूटन तो इधर लग रहा है और यहाँ से 40 न्यूटन डायरेक्ट उधर लग रहा है और दोनों साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि स्लिपिंग ही नहीं हो रहा तो दोनों साथ साथ जाएंगे तो नेट फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से 9A, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 40-9 31/9, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, 9 3 27 और 4, तो 3.44 ऐसा कुछ मिलेगा 40 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर 40 न्यूटन अगर नीचे की तरफ लग रहा होगा तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 3.44 मीटर/सेकंड² से दोनों साथ साथ जाएंगे। और कैसे चेक किया, तो एक ऐसा इसके लिए हुआ। एक आइए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इस विजिबल है, विजिबल नहीं है तो इनको विजिबल किया जाए थोड़ा ऐसा। अभी कर रहा है कि द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विच कैन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू द 8 kg ब्लॉक शोन इन अ फिगर मूव्स बोथ द ब्लॉक टुगेदर बॉटम सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अगर ये फ्रिक्शनलेस है 5 kg और 8 kg के बीच में नीचे वाला फ्रिक्शनलेस है तो कितना होगा, तो थोड़ा सा ही फोर्स लगाओ तो दोनों साथ साथ जाएंगे। लेकिन अब ये है कि 5 kg वाला ब्लॉक के साथ में जाएगा। यहाँ पर इसको यहाँ से ले लेते हैं और क्वेश्चन अलग बना लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नहीं तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विच कैन अप्लाई टू 8 kg ब्लॉक, लोअर वाला 8 kg वाले पर, इस पर कि इन फिगर टू मूव बोथ द ब्लॉक साथ साथ। तो आइए हम साथ साथ हैं को भेज चला जाए साथ साथ कैसे चल रहा है। तो 8 kg का ब्लॉक है और यहाँ से इसके ऊपर 5 kg का ब्लॉक है ऐसा, और इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है कितने का, F इक्वल टू, अच्छा यही तो पूछा है कि कितना इसमें मैक्सिमम फोर्स लगा है कि साथ साथ जाए। इन द फर्स्ट केस इट इज़ द फ्रिक्शनलेस, म्यू इक्वल टू 0, यही बोला है कि फ्रिक्शनलेस और हैविंग द कोफिशिएंट 0.3 होगा। तो अगला पार्ट करेंगे। तो म्यू का वैल्यू 0.3 है, इसका सॉरी 0 है और फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। और इस केस के लिए बच्चों इन दोनों के बीच में म्यू का वैल्यू 0.4 है, तो इनके लिए म्यू का वैल्यू 0.4 है। अभी एक एक करके करेंगे। तो केस जब इसका ले रहे हैं कि जब वो 0 है तब के लिए क्या होगा, हट जाइए आप बच्चे। तो F इक्वल टू, तो सबसे पहले कि
एक तो बात तय है ना कि अगर फ्रिक्शनलेस है, अगर स्मूथ प्लेन है तो उसमें थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये दोनों साथ साथ, मतलब ये तो जाएगा ही जाएगा साथ में, तो ये तो मतलब ये निकल ही जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। अब उसका कंडीशन हम उस पर 5 kg पे देख रहे होंगे, तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ए इक्वल टू, अगर पूरे क्योंकि डायरेक्ट फोर्स उस पर लग नहीं रहा है तो इस केस के लिए आपको मिलेगा तो एफ अपॉन 8 + 5 13 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ जाने के लिए ए एक्सेलरेशन से तो इतना लगेगा। अब 5 kg वाले के लिए देखें तो इसको कौन लेकर जा रहा होगा, यहाँ का फ्रिक्शन वही लेकर जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये मूव ऐसे करेगा तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा F। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ये कितना ऑफर कर रहा होगा, इसका अगर 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5G और यहाँ से F। तो F इक्वल टू 5G इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 0.4, तो यहाँ से पता चला 50 × 4 इज 0.4 इज मतलब 15 × 0.4 बिकम 20 न्यूटन, इसका इतना लगेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इस पे ये वाला इसको मस्ट भी ओवरकम करने के लिए इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 5 × दिस एक्सेलरेशन, तभी तो ओवरकम करेगा। इसको सोचिए, देखिए इसको कि ये 5 kg है ऐसा और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा और इसको इधर अगर मूव करना है, साथ साथ जाना है तो मस्ट भी दिस एक्सेलरेशन के साथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है F/13 से, तो इसको यही बोलेंगे ना कि ठीक है फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है तो इसका मास टाइम्स इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 5 × F/13 ऐसा कुछ होगा। तो इन दैट केस कि अगर नीचे वाला फ्रिक्शन इसका एब्सेंट है तो इस तरह से कुछ होगा, तो 5 × 4 = 20, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा 52 न्यूटन। तो 52 न्यूटन का अगर फोर्स लगाएगा तब ये दोनों साथ साथ जाएंगे। तो ये तो इसकी कहानी था कि जब ये नीचे वाला सरफेस इस केस में म्यू का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा। तो ठीक है बच्चों, तो समझ में आपको आया होगा, तो इसको नोट डाउन, इसको कर लीजिए, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। एक क्वेश्चन था इसका यहाँ पर फ्री, मतलब क्वेश्चन जिनको लिखना है तो उनके लिए बोल देता हूँ 2-3 वर्ड में कि फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स विच कैन बी अप्लाइड टू 8 kg ब्लॉक शोन इन अ फिगर। यहाँ पर ऐसा फोर्स लग रहा था तो इफ बॉटम इज फ्रिक्शनलेस, तो उसका ये सॉल्यूशन था। अब उसके बाद देखिए इसका सेकेंड पार्ट में क्या करेगा कि फिगर देख लूँ, 5 kg 8 kg और 0.4 है। एट kg का ब्लॉक है और यहाँ से 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ से 0.4 था, अब इस केस में 0.3 दे दिया। तो फिर से तो कहानी वही होगा कि मान लीजिए कि अगर F का वैल्यू अगर पूछा जा रहा है कि दोनों साथ साथ जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों इसका F/13 इस तरह का होगा। F/13 साथ साथ जाने के लिए ऐसा होगा F/13। तो अच्छा, अब देखते हैं कि 8 kg वाला अगर इसे फोर्स लगाएगा तो इसमें ये यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, F1 कह लेते हैं, और इसका वैल्यू कितना होगा 8 + 5 13 G इंटू 0.3। तो एक तो ये लगाएगा हमें, दूसरा कि ठीक है, और इस बार इसका ऊपर से भी अपोज मिलेगा, मतलब उसको साथ साथ जाना अगर है, अच्छा साथ साथ अगर जाना है तो 5 kg वाले का स्टैटिक फ्रिक्शन देखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 5 × 0.4 सॉरी 5G = 0.4, तो 20 आया था, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें इस केस में जैसे F/13 के लिए अगर उसको करें तो
तो उसमें एफ के जी के F/13 अगर करेंगे तो फिर से तो वही आंसर दे देगा, क्योंकि F/13 है। देखो तो इसमें गलती क्या हुआ है बच्चों कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्मूथ था, तो थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो जाना ही है। लेकिन इस बार ये पोज करेंगे क्या, ये फ्रिक्शनल फोर्स ये बनाया तो था इतना सामने से, तो एक्सेलरेशन F/13 नहीं होगा बच्चों। एक्सेलरेशन कितना होगा उसको देखिए, एक्सेलरेशन आपका होगा कुछ F माइनस फ्रिक्शन फोर्स ऑफ दैट मच 13G, ऐसे 13G चलो लिख दे ही देता हूँ, 13G इंटू 0.3 इक्वल टू इस पे नेट फोर्स इस पे कितना आ जाएगा, कुछ आपका इन दोनों का साथ साथ जाने के लिए F माइनस 13G, जैसे वहाँ से F/13 किया था ना, तो F/13 ना कर मतलब ये एक्स्ट्रा ये हमें लेना था इसको एक ध्यान में कि उससे कम होकर आएगा। अब इसका अपॉन 13 करेंगे तब वो आएगा, तो इक्वल टू 13 है ऐसा। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा कुछ F माइनस 13, तो 13 यहाँ से कैंसिल हुआ और G इसका 3 है ना। कि अगर आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो F/13 और 13 से 13 कैंसिल हुआ तो G का वैल्यू 10, 0.3, तो इतना आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब लगाओ उस पर तो दे देगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन उसको ओवरकम कितने से करना है, इससे 20 से, तो यहीं पे लिख लेता हूँ स्पेस है, तो इसको 20 इक्वल टू इंटू दिस मच ऑफ एक्सेलरेशन 5 है अगर साथ साथ जाना है तो ए का वैल्यू F/13 माइनस 3, तो 5 4 जा हो जाएगा यहाँ से, तो 5 4 जा हो जाएगा, तो यहाँ से 30 4 जा 32 प्लस 3 55, नहीं ये तो कुछ तो 13 4 जा 39, ठीक है, तो इसमें नहीं ठीक है वो 13 3 जा ही मिल जाएगा, तो 5 4 जा हुआ, तो इसको इसीलिए साफ साफ कैलकुलेशन थोड़ा और करना चाहिए हमें। तो F इक्वल टू F/13 माइनस 3, तो ये माइनस 3 उधर जाकर हो गया 7, तो F/13, तो F का वैल्यू कितना आ गया 91, तो ये इसका फोर्स का जो वैल्यू है 91 न्यूटन ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में मतलब कि इसको राइट डाउन तो कर ही लीजिए पहले कि अगर इसमें क्वेश्चन ओरिजिनल ऐसा था, एक था जब हैविंग द फ्रिक्शन लेस था तब, और हैविंग अ फ्रिक्शन जब होगा तब, तो हैविंग द जब फ्रिक्शन होगा तब इसका ऐसा होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसमें जब तो ये एक्सेलरेशन के लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा कि जब उस पर हम F/13 जब कर रहे थे या F/13 के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, तो इसीलिए यहाँ पर 13G इंटू 0.3 को माइनस किया, जो पीछे बार में हमने आपको बता दिया था कि F इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू F/13, और तब जब होगा जब वहाँ पर वो फ्रिक्शन लेस होगा तब के लिए लेंगे। ठीक है, और फिर इसको जब इसका एक्सेलरेशन निकाला तो कुछ ऐसे हुआ F/13 में, और फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बना रखा है 5 kg वाले का, तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और 20 न्यूटन ही ऑफर करेगा, क्योंकि जब मैंने उसको F/13 से करने की कोशिश करेगा तो फिर तो वही आ जाता, तो फिर इसमें उसमें अंतर क्या रहता, जो फ्रिक्शन है उसको कम कर दे रहा है, रिटार्ड कर दे रहा है, तो F/13 माइनस 3 उसका फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन अगर यहाँ से देखेंगे तो 130 इंटू 0.3 39 न्यूटन है, तो 39/3 करेंगे तो -3 से वो कम हो रहा होगा एक्सेलरेशन, तो फिर उसका कंडीशन वगैरह लगाए तो F का वैल्यू 91 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही देखेंगे, अगली क्लास में जब करेंगे तो उसमें मतलब लगभग जितना क्वेश्चन हो सकता था मैंने उसको लिया, अब अगली क्लास में एक तरफ से SC वर्मा के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें जितना कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपको कोई डाउट हो इसमें, इस टॉपिक में, फ्रिक्शन में, या इस पढ़ाते समय कोई आपको डाउट अगर आ रहा होगा तो मैसेज बॉक्स में जाकर बताइए कि ये डाउट है और यहाँ पर ये समझ में नहीं आया, तो आपको पर्सनली उसको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।